मनोविज्ञान क्या है? इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे। इस विद्या शाखा के विकास का वर्णन कर सकेंगे। मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों और अन्य विद्या शाखाओं तथा व्यवसायों से उसके संबंध को जान सकेंगे तथा दैनंदिन जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने में मनोविज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। विषय वस्तु परिचय। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, मन एवं व्यवहार की समझ मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं। मनोविज्ञान का विकास। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं। भाग से 1.1 भारत में मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान की शाखाएं अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं कार्यरत। मनोविज्ञान दैनिक जीवन में मनोविज्ञान प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न और परियोजनाएं। परिचय। संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया, आप क्या सीखने की आशा करते हैं? यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सामान्यतः जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कक्षा में मिलती हैं वे विस्मयकारी होती हैं। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जैसे स्वयं को जानना, दूसरे को जानना तथा अथवा विशेष प्रतिक्रियाएं जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं अथवा एक दूसरे को पीटते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसे वे क्यों करते हैं, लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं, यदि वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाने चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोविज्ञान ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देना चाहता है। यदि संसार दुखागार है तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। संभवतः आप यह पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई, दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर तथा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों को बम एवं गोलियों का सामना क्यों करना पड़ा। मनोविज्ञान यह पूछते हैं कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HP अहलूवालिया का नाम सुना होगा, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार दिया गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ? मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अस्पष्ट, सूक्ष्मतर, गोचर जैसे चेतना शोरगुल के माध्यम अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोध से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसी सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु इसने हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचर का अर्थ हम समझने लगे हैं। इस विद्या शाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों की विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने परीक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है? ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषा करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि
गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों साइको साइको अर्थात आत्मा और लागोस लोगोस अथवा विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है, अथवा मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिकी विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला है, जैसे वैयक्तिक, द्विजन, द्विव्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ कुछ का वर्णन हमने पहले किया है, जिन इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं। इसीलिए स्वभावतः इसके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त तीन पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिए जाए। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होती है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं और मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन की का अभिभाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एक साथ व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होती है। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते हैं और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभव एक्सपीरियंस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्ष न तो दूसरों के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और न ही इसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है अथवा उसके प्रति
सचेतना हो सकता है। इसीलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती हैं, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती हैं। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांच करते समय अनुभव करते हैं। कुछ गुण अनुभव भी होते हैं जिस पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी ध्यान वस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ाने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती हैं, अनुभवकर्ता की आंतरिक एवं बाह्य दिशाओं से प्रभावित होती हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। व्यवहार बिहेवियर्स हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलके सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं। एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फाड़ने जैसी लगती होगी कि एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि बाघ है और भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक यश और अनुक्रिया आर के मध्य सहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक एक विद्या शाखा के रूप में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती हैं। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप में देखते हैं तो हमारे अपने विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के लिए हमारे अपने तरीके उनके व्यवहारों एवं अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिनीतियों को अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्तिपरकता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतना अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक की समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभव के अध्ययन से मतांतर के बाद भी वे इनको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने योग्य शैली में समझने एवं व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि 1879 में ही लिपजिंग जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तथापि मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार का विज्ञान है
यह भी अभी भी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोवैज्ञानिक को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यह विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही एक पाठ्य पुस्तक है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक विज्ञान एवं स्नातकोत्तर विज्ञान की उपाधि प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध उभरी रही विद्या शाखाएं तांत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञानिकी से लगातार उधार लेती है। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क प्रतिमा तकनीकी जैसे fMRI, EEG इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो में समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीकी के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली जो अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करते हैं, एवं दूसरी जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती हैं। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे से मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती हैं। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाले विद्या शाखा मानता है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचर के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से प्रदत्त संग्रह करके की जा सकती है। यह अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचर का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचर की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ अंतःक्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है, जिसकी वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहार परक गोचर के कारण कई कारण हो सकते हैं। आइए इन दोनों धाराओं की अलग अलग व्याख्या करें। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पूर्व में बताया गया है कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती हैं। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोविज्ञान गोचर के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक प्रत्यय की परिभाषा एवं वह कैसे मापा जा सकता है के विषय में सहमति बनाने पर प्राप्त की जा सकती है। देहकर्ता डिस्क्रेट से प्रभावित तथा बाद में भौतिक में हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ है। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध हैं तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिकविदों के पास महाविस्फोटक सिद्धांत है, जो विश्व निर्माण समष्ट निर्माण के होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचर की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञाप्तियों जो एक दूसरे से संबंधित होती है की सहायता से किस प्रकार की जा सकती है। एक सिद्धांत पर आधारित वैज्ञानिक निगमन अथवा एक परिकल्पना का प्रस्ताव करता है जो एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है कि कोई निश्चित गोचर कैसे घटित होता है। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और संग्रहित पद्धतियों के आधार पर उसे सही अथवा गलत सिद्ध किया जाता है। यदि संग्रहित पद्धति परिकल्पना द्वारा बताए गए तथ्यों के विपरीत दिशा की सूचना देते हैं तो सिद्धांत की पुनर्समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त उपागम के उपयोग द्वारा मनोवैज्ञानिकों के अधिगम, स्मृति, अवधान, प्रत्यक्षण, अभिप्रेरण एवं संवेग आदि के सिद्धांत को विकसित किया है तथा
सार्थक प्रगति की है। आज तक मनोविज्ञान के अधिकांश अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपयोग से भी बहुत प्रभावित हुए हैं जो जैविक विज्ञानों में प्रबल हैं। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचर की व्याख्या में भी किया गया है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है, क्योंकि यह मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान का विद्या शाखा के रूप में मनुष्यों को सामाजिक प्राणियों के रूप में देखता है। रंजीता एवं शबनम की निम्न कहानियां देखें। रंजीता एवं शबनम एक ही कक्षा में थी। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थी और एक दूसरे से परिचित थी, फिर भी उनका जीवन काफी भिन्न था। रंजीता किसान परिवार से थी। उसके दादा दादी, माता पिता एवं बड़े भाई अपने खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसे लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। उसके विपरीत शबनम उसी गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह शर्मीली थी तथा लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया था। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी मां एवं भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की मां एवं दादी ने शबनम की मां का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजीता एवं शबनम भी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गई थी। रंजीता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बढ़ी हैं। आप उनके स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहार एवं अनुभव में अंतर भी है, जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से बहुत कठिन होगा। यहाँ हम यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदायों में लोग एक दूसरे की कठिनाइयों के साथ सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं, जैसा कि रंजीता एवं शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में भी सभी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसी समान स्थिति में सभी समुदाय इतना आगे नहीं आते हैं। वास्तव में कभी कभी उसका उल्टा ही सही होता है। लोग समान परिस्थितियों में असामाजिक हो जाते हैं तथा विपदा में लूटने तथा शोषण करने में संलग्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन कराता है। अतः मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों एवं समुदायों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोवैज्ञानिक को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन के अछूत माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहारपरक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था, न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोवैज्ञानिक में पुनर्गमन हुआ है तो हमें उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है। मनोवैज्ञानिक सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि वह
यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है, क्या यह मस्तिष्क के समान है? जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलेखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्चक पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था। तब भी उन्होंने चाशुक आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिया। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बांह गंवा बैठा, परंतु बांह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे काफी दी गई तो उसे छायाभासी बांह काफी के कप तक पहुंची, और जब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात हुआ था, जब वो अस्पताल से घर लौटा आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं। वे पाखंडी है। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भाग की क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर हैं। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया है कि धनात्मक चक्षुषीय तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूति द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। अनार्ची और निश ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया कि इन अध्ययनों में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रही है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों का अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमा उत्पन्न करने से भयग्रस्तता वस्तुओं एवं परिस्थितियों से अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया गया है। एक नई विद्या शाखा जिसे मन तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। क्रियाकलाप 1.1 आप अपने आप को दी गई परिस्थितियों में कल्पना कीजिए एवं देखिए। प्रत्येक दशा में सामाजिक 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बताइए। आप किस प्रतिस्पर्धा के लिए निबंध लिख रहे हैं? आप किस रोचक विषय पर अपने मित्रों से गपशप कर रहे हैं? आप फुटबॉल खेल रहे हैं? आप टेलीविजन पर सोप ओपरा देख रहे हैं? आपके अच्छे मित्र ने आपको दुख पहुंचाया है? आप किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं? आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप अपने विद्यालय में देने के लिए एक भाषण तैयार कर रहे हैं? आप शतरंज खेल रहे हैं? आप एक कठिन गणितीय समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? आप अपने उत्तरों पर अपने अध्यापक तथा सहपाठियों से चर्चा कीजिए। मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोविज्ञान की तरह कार्य करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार कर रहा है वह वैसा क्यों कर रहा है और उसका तैयार व्याख्यान देते हैं। मात्र यही नहीं, हम में से सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने विगत कार्यों से अच्छा कार्य करे, तो हम जानते हैं कि हमें उसे उत्साहित करना पड़ेगा। आपको संभवतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। सामान्य ज्ञान
सामान्य बोध पर आधारित मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों का विज्ञान की अध्ययन करने पर वे सही तथा सही नहीं भी हो सकते हैं। वास्तव में आप पाएंगे कि मानव व्यवहार की सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होगी, एक बहुत कम व्याख्या कर पाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रिय मित्र कहीं दूर चला जाए तो उसके प्रति आपके आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। दो बातें कही जाती हैं जो आपने उत्तर के रूप में देख सकते हैं। उनमें से एक है दृष्टि ओझल मन ओझल, दूसरी बात दूरी से हृदय में प्रेम और प्रागाढ़ होता है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न है कि इनमें कौन सही है। इसकी चयनित व्याख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि अपने मित्र के जान के बाद आप के जीवन में क्या घटित हुआ। मान लीजिए कि आपको एक नया मित्र मिल जाता है तो आप दृष्टि ओझल मन ओझल की बात व्यवहार की व्याख्या के लिए उपयोग में लाएंगे। यदि आपको कोई नया मित्र नहीं मिलता है तो आप व्यग्रता से अपने मित्र को याद करेंगे। इस दशा में दूरी से हृदय में प्रेम और प्रागाढ़ होता है से आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे। सामान्य बोध अंधकार में तीर चलाने जैसा होगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की गई व्याख्या को। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित विज्ञान ज्ञान सामान्य बोध के प्राय विरुद्ध होता है। इसका एक उदाहरण ड्वेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या आने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए जिससे उनके अनुत्तीर्ण होने की दर घट सके तथा उनका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद ही उन्होंने कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। ड्वेक ने इसका परीक्षण किया। उसने विद्यार्थियों के दो समूहों को लिया जिन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए 25 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया था। प्रथम समूह को सरल समस्याएं दी गई थी जो वे सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। द्वितीय समूह को जटिल एवं सरल दोनों ही प्रकार की समस्याएं हल करने को दी गई थी। स्पष्टता वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो ड्वेक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं को इसीलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्होंने कठिन प्रयास नहीं किए तथा उन्हें ड्वेक ने पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद ड्वेक ने दोनों समूहों को समस्याओं का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए थे क्योंकि उन्हें सरल समस्याएं दी गई थी, वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए, तुलना में उनके जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा था तथा जिन्हें यह बताया गया था कि असफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। अन्य बहुत सी सामान्य बोध धारणाएं हैं जिन्हें आप सत्य नहीं पाएंगे। अभी कुछ ही समय पूर्व कुछ संस्कृतियों के लोग का विश्वास था कि पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं अथवा पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटना करती हैं। अनुभाविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि ये दोनों धारणाएं गलत हैं। सामान्य बोध यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोताओं के समक्ष अपनी बात करने को कहा जाए तो उसका निष्पादन सर्वोत्तम नहीं होता। मनोविज्ञान अध्ययन से पता चलता है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर सकेंगे क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। यह आशा है कि जैसे जैसे आप इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते जाएंगे आप में उनके विश्वास एवं मानव व्यवहार की समझ परिवर्तित होती जाएगी। आप यह भी जान सकेंगे कि मनोविज्ञान ज्योतिषियों, तांत्रिकियों एवं हस्तरेखा विशारदों जैसे नहीं होता क्योंकि वह पद्धतियों पर आधारित बातों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और मानव व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक गोचर के विषय में सिद्धांत विकसित करता है। क्रियाकलाप 1.2 विद्यार्थियों के एक
प्रतिनिधात्मक समूह से पूछिए कि क्या वे समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। आप तुलना कीजिए कि वे क्या कहते हैं और पाठ्य पुस्तक में क्या कहा गया है। आप उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। मनोविज्ञान का विकास। आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है, का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोविज्ञानिकी सार्थकता के प्रश्नों से संबंध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ। हमने उल्लेख किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ, जब विल्हम वुंड ने लिपजिंग, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया। वुंड सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंड के समय में मनोविज्ञान अंतर्निरीक्षण इंटरोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसीलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्य से मनोविज्ञान प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विचार से वर्णन करें। यद्यपि अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में अनेक मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका, इसे कम वैज्ञानिक माना गया क्योंकि अंतर्निरीक्षणी विवरणों का सत्यापन बाह्य परीक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सका। इसके कारण मनोविज्ञान में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, लिपजिंग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय बाद की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, प्रकार्यवादियों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डेवी ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित करते हुए प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में वुंड के संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के विरुद्ध आई। इसने प्रत्याक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्ट वादियों ने तर्क किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्याक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब अनेकों चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसीलिए हमारा प्रत्याक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टाल्ट होता है। हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हुए अध्याय 5 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म के रूप में आई। सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने
मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक दैहिक शास्त्री युवान पावलो के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्यों से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं, उद्दीपकों की जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। वाटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिन्हें हम व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया था तथा इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। हम स्किनर के कार्यों का इस पुस्तक में आगे वर्णन करेंगे। वाटसन के बाद यद्यपि व्यवहारवाद मनोविज्ञान में कई दशकों तक छाया रहा, परंतु उसी समय मनोविज्ञान के विषय में एवं उसकी विषय वस्तु के विषय में कई अन्य विचार एवं उपागम विकसित हो रहे थे। एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस को एक प्रसिद्ध पद्धति के रूप में स्थापित किया। आधुनिक मनोविज्ञान में कुछ रोचक घटनाएं। 1879 में विलियम बुंट ने लीपजिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। 1890 में जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना की। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मानव विश्लेषणवाद का विकास किया। 1904 में युवान पावलो को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्यों के लिए मिला, जिसकी अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सका। 1905 में बिनेट एवं शॉइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडिया साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 में एन सेनगुप्त एवं राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन एलन और अनविन। 1949 डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हुई। 1951 में मानववादी मनोविज्ञान कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रीय चिकित्सा प्रकाशित की। 1953 B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसमें व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिवीजन की स्थापना। 1973 में कोनराड लॉरेंज तथा निको
टिनबर्ग को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में डेविड ह्यूबल एवं स्टर्न बीसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1981 रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना हुई। 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की बहुधा लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया, जबकि मानवतावादी परिदृश्य ह्यूमैनिटिज्म पर्सपेक्टिव ने मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया। मानवतावादी जैसे कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने की उद्दाम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभवों के मुखरित होने की इच्छा पर अधिक बल दिया। उनका तर्क था कि व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनमान करता है तथा मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। इस विविध उपगमों ने आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास रचा तथा उसके विकास के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया। इनमें से प्रत्येक पक्ष की अपनी केंद्रीयता है तथा वे मनोविज्ञान जटिलताओं की तरह हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं। प्रत्येक उपागम के अपने गुण एवं दोष हैं। इनमें से कुछ उपागमों का इस विद्या शाखा के विषय विकास में आगे भी सहयोग रहा है। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानात्मक परिदृश्य कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का विकास करते हैं, जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। सज्ञान कोग्निशन ज्ञान होने की प्रक्रिया होती है। इसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान तथा अन्य अनेक मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान विकसित होता है। हम दुनिया को जान सकते हैं। यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सकते हैं। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक सूचना प्रक्रमण तंत्र के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह का होता है जो सूचना को प्राप्त करता है, प्रक्रमण करता है, रूपांतरण करता है, संचित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनर्प्राप्ति करता है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्य को उनकी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषण के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। इस विचारधारा को कभी कभी निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। बाल विकास के विषय में पियाजे का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, को मानव मन के विकास का निर्मित परक सिद्धांत कहा जाता है। रूस के एक अन्य मनोवैज्ञानिक व्यागस्टक्सी ने आगे बढ़कर सुझाव दिया है कि मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक निर्मितताओं के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, वहीं व्यागस्टक्सी
का मत है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है तथा वयस्कों में एवं बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उद्भूत होता है। भारत में मनोविज्ञान का विकास। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, स्वयं, मन, शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक प्रकार्य जैसे संज्ञान, प्रत्यय, क्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भारतवर्ष में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को नहीं प्रभावित कर सकी। भारत में इसके विकास का पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है। यद्यपि यहाँ एवं विदेशों में भी इसकी एक अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं और कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। इन प्रयासों ने मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय दार्शनिक परंपरा को बहुत ही मान्यताओं की सत्यता स्थापित करने का यत्न किया है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोविज्ञान डॉक्टर N. सेनगुप्त, जो बुट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, से बहुत प्रभावित था। प्रोफेसर जी. बोस फ्रायड ने मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, एक ऐसे क्षेत्र जिनमें भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। प्रारंभ से मनोविज्ञान भारत में एक सशक्त विद्या शाखा के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान अध्यापन, अनुसंधान तथा अनुप्रयोग के अनेक केंद्र हैं। मनोविज्ञान में उत्कृष्टता अथवा वैशिष्टता के दो केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त है। करीब 70 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। उनके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक एक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक तथा एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, जिससे पश्चात देशों को मनोवैज्ञानिक के विकास में योगदान परिलक्षित हुआ था। द्वितीय चरण में 1960 तक भारत में मनोविज्ञान की विविधता शाखाओं में विस्तार का समय था। इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए पश्चात मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भ से जोड़ा जाए। उन्होंने ऐसा प्रयास पाश्चात्य विचार द्वारा भारतीय परिस्थितियों को समझाने के लिए किया। फिर भी भारत में मनोविज्ञान 1960 के बाद भारतीय समाज के लिए समस्या केंद्रित अनुसंधानों द्वारा सार्थक हुआ। मनोवैज्ञानिक भारतीय समाज की एक समस्याओं के प्रति अधिक ध्यान देने लगे। पुनश्च अपने सामाजिक संदर्भों में पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अतिशय निर्भरता का अनुभव किया जाने लगा। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उस अनुसंधान की सार्थकता पर अधिक बल दिया जो हमारी परिस्थितियों के लिए सार्थक हो। भारत में मनोविज्ञान की नई पहचान की खोज के कारण चतुर्थ चरणों के रूप में 1970 के अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। पाश्चात्य ढंग को नकारने के
अतिरिक्त भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सार्थक ढांचे पर आधारित हो। इस रुझान की झलक उन प्रयासों में दिखी जिनसे पारंपरिक भारतीय मनोवैज्ञानिक पर आधारित उपगमों का विकास हुआ, जो हमने प्राचीन ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों से लिए थे। इस चरण की विशेषता को देशज मनोविज्ञान के विकास, जो भारतीय संस्कृति संदर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक था और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित था, द्वारा जाना जाता है। अब ये विकसित सतत रूप से हो रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान रहा है। यह बहुत ही संदर्भगत है जिसमें मनोविज्ञान सिद्धांत के विकास की आवश्यकता है, जिनके जड़ें हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में पाई जाती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए अनुसंधान अध्ययन जिसमें तंत्रिका, जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान के अंतरपृष्ठीय स्वरूप समाविष्ट हैं किए जा रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यवसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक मात्र विशिष्ट समस्याओं वाले बच्चों के साथ ही कार्य नहीं कर रहे हैं, वे चिकित्सालयों के नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास विभाग एवं विज्ञापन विभाग जैसे कंपनी संगठनों में खेलकूद निर्देशालयों में विकास क्षेत्रक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में नियुक्त हो रहे हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं वर्षों में मनोविज्ञान के विविध विशिष्ट क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से कुछ का वर्णन इस खंड में किया जा रहा है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अर्जन, संग्रह, प्रस्तन तथा सूचनाओं का रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती हैं उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णय एवं भाषा हैं। आप इन विषयों को इस पाठ्य पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ पारिस्थितिकी उपागम का भी उपयोग करते हैं, अर्थात वह उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तांत्रिक वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। जैविक मनोविज्ञान व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक व्यवस्था एवं आनुवांशिक सहित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक मनोविज्ञान तंत्रिका वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों तथा मानव शास्त्रियों के साथ भी कार्य करते हैं। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक न्यूरोसाइकोलॉजी अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां मानव वैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य करते हैं। अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसीलिए सहचारी युक्त मानसिक प्रक्रियाओं में इनका अध्ययन करते हैं। वे अपने अनुसंधान प्राकृतिक रूप में कार्य करने वाले मस्तिष्क के व्यवहार तथा शैल मस्तिष्क वाले लोगों के प्रकारों का विकसित तकनीकों तथा यथा ईईजी, पीईटी तथा एमएफआरआई आदि की सहायता से, जिसके विषय में आप आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन विस्तार के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का प्राथमिक लक्ष्य यह जानना होता है कि जो हम हैं वह कैसे हुए। बहुत वर्षों तक बच्चों एवं किशोरों के विकास पर ध्यान केंद्रित था। यद्यपि आजकल वयस्कों एवं काल प्रभावन के विषय में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं। वे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय कारकों, जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा बुद्धि, संज्ञान, संवेग, मिजाज, नैतिकता एवं
सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मानव शास्त्रियों, शिक्षाविदों, तंत्रिका वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं तथा ज्ञान की सभी शाखाओं जो मनुष्य की समृद्धि एवं विकास से संबंध है के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान यह समन्वेषण करता है कि लोग अपने सामाजिक वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं, लोग दूसरे के विषय में कैसे सोचते हैं तथा उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति, समरूप तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, सहायतापरक व्यवहार, पूर्वग्रह, आक्रोश, सामाजिक अभिप्रेरणा, अंतःपूर्व संबंध आदि विषयों में रुचि लेते हैं। अंतः सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान व्यवहार, विचार तथा संवेग को समझने में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करता है। इसकी मान्यता है कि मानव व्यवहार मात्र मानव जैविक विभवों की प्रस्तुति न होकर संस्कृति का भी उत्पादन होता है। इसीलिए व्यवहार का अध्ययन उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। जैसा कि आप इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक मानव व्यवहार को विविध रूपों एवं विभिन्न सीमाओं तक प्रभावित करती हैं। पर्यावरणीय मनोविज्ञान तापमान, आर्द्रता, प्रदूषण तथा प्राकृतिक आपदा जैसे भौतिक कारकों का मानव व्यवहार के साथ अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। कार्य करने के स्थान पर भौतिक चीजों की व्यवस्था के स्वरूप का स्वास्थ्य, संवेगी अवस्था तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अन्वेषण करता है। इस क्षेत्र में नवीन विषय के रूप में किस सीमा तक उत्सर्ग प्रबंधन, जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संरक्षण, सामुदायिक संसाधनों का सक्षम उपयोग आदि जुड़े हैं, जो मानव व्यवहार के प्रकार्य होते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान रोगों के विकास, बचाव एवं निदान में मनोवैज्ञानिक कारकों, उदाहरण के लिए दबाव, दुश्चिंता की भूमिका पर केंद्रित होता है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की रुचि के क्षेत्र दबाव तथा समायोजित व्यवहार, मनोवैज्ञानिक कारकों एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध, डॉक्टर, रोगी तथा स्वास्थ्य वृद्धि के कारकों को बढ़ावा देने वाले उपाय हैं। नैदानिक एवं उपबोधन विज्ञान दुश्चिंता, अवसाद, खान पान, व्यतिक्रम तथा चिरकालिक पदार्थ दुरुपयोग जैसे मनोवैज्ञानिक प्रति व्यतिक्रमों के निदान एवं बचाव से संबंधित होता है। एक संबंधित क्षेत्र उपबोधन का होता है, जिसका लक्ष्य लोगों के दैनंदिन प्रकार्यों में लोगों की रोजामर्रा की समस्याओं को हल करने तथा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सामंजस्य बनाने में सहायता करके सुधार लाना होता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का कार्य उपबोधन मनोवैज्ञानिकों के कार्यों से भिन्न नहीं होता है। यद्यपि उपबोधन मनोवैज्ञानिक कभी कभी ऐसे लोगों का अध्ययन करते हैं जिनकी समस्याएं कम गंभीर रहती हैं। बहुत सी स्थितियों में उपबोधन मनोवैज्ञानिक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं एवं जीवन वृत्ति योजनाओं के विषय में अपनी सलाह भी देते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को तरह रोग विज्ञानी भी मनोविज्ञान व्यतिक्रमों के कारण उपचार तथा उनसे बचाव का अध्ययन करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक एवं मनोरोगी वैज्ञानिक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास मनोविज्ञान की एक उपाधि होती है जिससे वह कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करता है तथा वह लोगों के मनोविज्ञान व्यतिक्रमों का उपचार करता है। इसके विपरीत मनोरोग वैज्ञानिक के पास चिकित्सा विज्ञान की उपाधि होती है, जो मनोवैज्ञानिक व्यतिक्रम के निदान हेतु वर्षों तक विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि मनोरोगी वैज्ञानिक ही दवाइयों का सुझाव दे सकता है तथा विद्युत आघात उपचार प्रदान कर सकता है, जबकि नैदानिक मनोरोग वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता है। औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान कार्यस्थल व्यवहार का अध्ययन करता है तथा कार्मिकों एवं उन्हें नियुक्त करने वाले संगठनों पर ध्यान देता है। औद्योगिकी संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कार्य दशा में सुधार तथा कर्मचारियों
की नियुक्ति के मानक से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात का सुझाव दे सकता है कि कंपनी एक नई प्रबंधन संरचना तैयार करे जो कर्मचारियों तथा प्रबंधक के मध्य के संवाद में वृद्धि कर सके। औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक की पृष्ठभूमि में संज्ञानात्मक तथा सामाजिक मनोविज्ञान में प्राप्त प्रशिक्षण होता है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करता है कि एक विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मूलतः शैक्षिक और कार्यदशा दोनों में लोग निर्देशात्मक विधियों एवं सामग्रियों के उपयोग से कैसे प्रशिक्षित किए जाते हैं से संबंधित होते हैं। वे शिक्षा, उपबोधन और अधिगमन की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी संबंधित होते हैं। एक संबंधित क्षेत्र विद्यालय मनोवैज्ञानिक स्कूल साइकोलॉजी बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्यान देता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। वे मनोविज्ञान के ज्ञान का स्कूल परिवेश में अनुप्रयोग करते हैं। क्रीड़ा मनोविज्ञान क्रीड़ा निष्पादन का अभिप्रेरण स्तर बढ़ाकर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा सुधार लाने का प्रयास करता है। क्रीड़ा मनोवैज्ञानिक तुलनात्मक रीति से नया क्षेत्र है, परंतु विश्व स्तर पर स्वीकृति पा रहा है। मनोविज्ञान की अन्य अद्भुत शाखाएं हैं। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में अंतः विषयक ध्यान के कारण अन्य अनेक क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, जैसे वैमानिक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, न्यायालयिक मनोविज्ञान, ग्रामीण मनोविज्ञान, अभियांत्रिक मनोविज्ञान, प्रबंधकीय मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, महिला मनोविज्ञान तथा राजनीतिक मनोविज्ञान। कुछ उदाहरण हैं नीचे दिए गए क्रियाकलाप 1.3 से मनोविज्ञान में अपनी रुचि का क्षेत्र पहचानिए। क्रियाकलाप 1.3 पुस्तक में पढ़े गए मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में सोचिए। नीचे दी गई सूची देखे तथा एक अत्यंत रुचिकर से 11 अल्प रुचिकर की कोटि प्रदान कीजिए। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान। इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप इस क्रियाकलाप की ओर लौटना और अपनी कोटि में परिवर्तन करना चाहोगे। अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। पिछले अनुभाग में आपने मनोविज्ञान की विविध शाखाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। यदि आपसे एक सरल प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या करते हैं, तो आपका चिर परिचित उत्तर होगा कि वे विविध परिवेशों में कार्य करते समय बहुत सी क्रियाएं करते हैं। यदि आप उनके कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि वे मूलतः 2 प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। एक मनोविज्ञान में अनुसंधान रिसर्च तथा दूसरा मनोविज्ञान के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग को दिशा प्रदान करने वाले तथ्य थीम्स क्या होते हैं? ऐसे बहुत से कथ्य हैं, हम उनमें से कुछ पर संकेंद्रण करेंगे। कथ्य 1, अन्य विज्ञानों की भांति मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सिद्धांत का विकास करने का प्रयास करता है। अनुसंधान में मुख्य बात व्यवहार एवं मानसिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं की समझ एवं व्याख्या की होती है। मनोविज्ञान जो अनुसंधान करना चाहते हैं तथा अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हीं की भांति वे निष्कर्ष निकालते हैं जो पद्धतियों द्वारा समर्थित होता है। वे प्रयोग की अभिकल्पना करते हैं तथा उनको संपादित करते हैं अथवा बेहतर आयामों के मनोवैज्ञानिक गोचर का नियंत्रित दशा में अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों का विकास करना होता है। ऐसा
अध्ययनों के आधार पर किए गए निष्कर्ष चूंकि सभी के ऊपर लागू होते हैं इसीलिए सार्वभौमिक होते हैं। परियोगी तुलनात्मक शारीरिक क्रिया विकासात्मक सामाजिक विभेद एवं अप सामान्य मनोवैज्ञानिक आदि क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान की विषय वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षण अधिगम स्मृति चिंतन एवं अभिप्रेरण आदि प्रक्रियाओं का प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन करते हैं, जबकि शरीर क्रिया मनोविज्ञान इन व्यवहारों के शरीर क्रियात्मक आधारों का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक के व्यवहार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जब सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भों में लोगों के व्यवहार एवं अनुभव के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कथ्य 2 मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार कुर्ट लेविन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B = F P, E का प्रतिपादन किया था, जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। यह समीकरण साधारण ढंग से यह बताता है कि लोगों के व्यवहार में जो अंतर हम पाते हैं वह बड़ी सीमा तक इस तथ्य के कारण पाते हैं कि लोग अपने गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और ऐसे उनके आनुवंशिक निधि तथा विविध अनुभव एवं इसी प्रकार उनके अपने वातावरण द्वारा हो पाता है। यहाँ वातावरण का संप्रत्यन जिस रूप में उसका प्रत्यक्षण होता है उसी रूप में अथवा जिस रूप में वह व्यक्ति के लिए अर्थवान होता है उसी रूप में किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से पहले यह कहा था कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते होते हैं। यदि उनके मनोवैज्ञानिक गुण को देखा जाए तो वे बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य, अभिक्षमता तथा अन्य बहुत से व्यक्तित्व संबंधित कारकों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वास्तव में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निर्माण इन्हीं भिन्नताओं के मापन के लिए किया गया था। एक विद्या शाखा जिससे विभेद मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, जो 19वीं सदी के अंतिम समय एवं 20वीं सदी के आरंभ में प्रारंभ हुई, वैयक्तिक विभेद पर बल देती है। इसकी बहुत सी बातें व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के रूप में आज भी दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि यद्यपि मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सार्वभौमिक होती हैं, तब भी ये वैयक्तिक गुणों के प्रति संवेदनशील होती हैं। वैयक्तिक विभेद के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक यह भी विश्वास करते हैं कि पर्यावरणीय कारकों के कारण भी व्यवहार में भिन्नता दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह विचारधारा मानवशास्त्रियों, विकासवादी सिद्धांतों तथा जीव वैज्ञानिकों से ग्रहण की है। मनोवैज्ञानिक विविध मनोवैज्ञानिक गोचर की व्याख्या व्यक्ति वातावरण की अंतःक्रियाओं के आधार पर करता है। यद्यपि ऐसा कर पाना कठिन होता है, तथापि मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार की व्याख्या करते समय आनुवांशिक एवं वातावरण के सापेक्ष महत्व की जानकारी करते हैं। कथ्य 3 मानव व्यवहार उत्पन्न किया जाता है। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण के बाहर की स्थिति तथा आंतरिक प्राणियों के लिए कारणों के आधार पर की जा सकती है। कारण परक व्याख्याएं समस्त विज्ञानों की केंद्रीयता है, क्योंकि बिना उनके समझ कोई भी पूर्व कथन संभव नहीं होगा। यद्यपि मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारणों की तरफ भागते हैं, परंतु वे यह भी जानते हैं कि मात्र रेखीय व्याख्याएं जैसे x के कारण y हमेशा सही नहीं होती है। व्यवहार का कोई एक ही कारण नहीं होता, मानव व्यवहार के बहुत से कारण होते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कारण परक प्रतिरूपों को खोजते हैं जहां अन्योन्याश्रित परिवर्त्य के सेट द्वारा व्यवहार की व्याख्या की जा सके। जब यह कहा जाता है कि व्यवहार के कई कारण होते हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि व्यवहार के किसी एक ही कारण का सुनिर्देशन कर पाना कठिन होता है, क्योंकि संभव है कि उसका स्वयं कोई परिवर्त्य कारण हो जिसका पुनः कोई अन्य कारण हो सकता
है। कथ्य 4 मानव व्यवहार की समझ सांस्कृतिक निर्मित होती है। यह कथ्य अभी हाल ही में सामने आया है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिरूप स्वभाव से यूरो अमेरिकन है, इसीलिए व्यवहार की दूसरी सांस्कृतिक स्थितियों में समझने में सहायता नहीं करते हैं। यूरो अमेरिकन उपागम है जिसे सार्वभौम्य स्वरूप से में प्रचलित किया गया है। एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक उसकी आलोचना करते हैं। इसी प्रकार की आलोचना नारी अधिकारवादियों द्वारा की जाती है और उनका तर्क है कि मनोवैज्ञानिक मात्र पुरुष पक्षों की वकालत करता है तथा स्त्री के पक्षों की अनदेखी करता है। ये द्वंद्वात्मक उपागम की पक्षधारता करते हैं जिसमें स्त्री एवं पुरुषों दोनों के पक्षों को समाहित करते हुए मानव व्यवहार को समझा जाता है। कथ्य 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। कतिपय भौतिक एवं अथवा मनोवैज्ञानिक घटनाओं के विषय में वैज्ञानिक क्यों यह सोचते हैं कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनकी इच्छा ऐसी तकनीकों अथवा विधियों को विकसित करने की होती है जिससे मानव व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। जब मनोवैज्ञानिक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं तो भी वे वैसे ही सोचते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि जीवन के विविध धरातल पर लोग जिन कठिनाइयों अथवा विपरीत परिस्थितियों का अनुभव करते हैं उन्हें दूर किया जाए। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिकों की तरह यह अनुप्रयुक्त भूमिका विषय मनोवैज्ञानिक को सामान्य लोगों के निकट लाती है, तुलना में अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के तथा उसके सिद्धांत की व्यवहारिकता की सीमा की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अपने आप में मनोवैज्ञानिकों की एक विषय के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में यह भूमिका बहुत सहायक रहती है। इसीलिए मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई हैं जो औद्योगिक एवं संगठनात्मक स्थितियों, नैदानिक सेवाओं, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास तथा अन्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी करने एवं उनका निदान खोजने की पहल करती हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, अभियांत्रिक मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों, समूहों अथवा संस्थाओं की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। यह ध्यातव्य है कि अनेक क्षेत्र जिन्हें मूल एवं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान शीर्षक में रखा गया है उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषय एवं बेहतर सरोकारों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई स्पष्ट भेद नहीं होता। उदाहरण के लिए मूल मनोविज्ञान में हम वह सिद्धांत एवं नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार पर बनते हैं और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वे संदर्भ देते हैं जिनमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांत एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी ओर अनुसंधान मनोविज्ञान के उन क्षेत्रों का भी मूल भाग होता है जो अनुप्रयोग श्रेणी में आते हैं अथवा इन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान की लगातार होती मांग के कारण बहुत से क्षेत्र जो पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रीय माने जाते थे वे भी धीरे धीरे अनुप्रयोग केंद्रित होने लगे। नई उभरती विद्या शाखाएं जैसे अनुप्रयुक्त प्रायोगिक मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान तथा अनुप्रयुक्त विकासात्मक मनोविज्ञान यह बतलाते हैं कि वास्तव में सभी मनोविज्ञान अनुप्रयोग का विभव रखते हैं तथा स्वभाव से अनुप्रयुक्त होते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। ये क्रियाएं बहुत सी अधिक अंतर संबंधित होती हैं तथा एक दूसरे को पुनर्बलित करने वाली होती हैं। इनकी एक दूसरे से पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा बेहतर प्रभाव इतने विशिष्ट हो गए हैं कि वर्तमान में अनेक शाखाएं
शाखाएं उत्पन्न हो गई हैं जो अपने विषय वस्तु पर विशिष्ट बल देती हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकी मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आदि कुछ महत्वपूर्ण नाम है। ये अनुसंधान तथा अनुप्रयोग के नए सीमांत क्षेत्र हैं जो इसके पूर्व मनोवैज्ञानिक के दूसरे क्षेत्र से संबंधित थे। पूर्व की तुलना में अनुसंधानकर्ताओं को इन नए विकास के क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान की अन्य शाखाएं, कोई भी विद्या शाखा जो लोगों का अध्ययन करती है वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान को सार्थकता को मानेगी। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार को समझने में अन्य विद्या शाखाओं की सार्थकता को स्वीकारते हैं। इसी रुझान के कारण मनोविज्ञान में अंतर विषयक उपगम का उदय हुआ। अनुसंधानकर्ता एवं मनो अनुसंधानकर्ता तथा वैज्ञानिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानवीय में विद्वानों ने एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की सार्थकता के अनुभव किए। चित्र 1.1 स्पष्ट रूप से मनोविज्ञान के अन्य शाखाओं विद्या शाखाओं से संबंध को प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क एवं व्यवहार का आश्रय करने में मनोविज्ञान अपने ज्ञान को तांत्रिका विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान के साथ बांटता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए उसका अर्थ समृद्धि तथा विकास मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान, समाज शास्त्र, समाज कार्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के साथ भी मिलकर बांटता है। साहित्यिक पुस्तकों, संगीत एवं नाटक के निर्माण में निहित मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने में मनोविज्ञान अपने ज्ञान साहित्य, कला तथा संगीत के साथ बांटता है। कुछ प्रमुख विद्या शाखाएं जो मनोविज्ञान से जुड़ी हैं उनकी चर्चा नीचे की जा रही हैं। दर्शन शास्त्र 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीजें जो समसामयिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जैसे मन का स्वरूप क्या होता है अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेषण एवं संवेगों के विषय में कैसे जानता है, वे बातें दार्शनिकों की रुचि की थी। 19वीं सदी में आगे चलकर वुंट एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के लिए प्रयोगी उपागम का उपयोग किया तथा समसामयिक मनोवैज्ञानिक का उदय हुआ। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के उदय के बाद भी यह दर्शन शास्त्र से बहुत कुछ लेता है, विशेषकर ज्ञान की विधि तथा मानव स्वभाव के विविध क्षेत्रों से संबंधित बातें। आयु विज्ञान चिकित्सकों ने यह मान लिया कि यह उक्ति स्वास्थ्य शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है वास्तव में सही है। बहुत से चिकित्सालय आज मनोवैज्ञानिक नियुक्त करते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवहारों से दूर रखने में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका एवं चिकित्सकों की अन्वय के प्रति शक्ति। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों विद्या शाखाएं साथ साथ कार्य करती हैं। कैंसर से पीड़ित रोगियों का उपचार करते समय, एड्स, शारीरिक चुनौतियों से जूझते लोग अथवा गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती रोगियों की देखभाल तथा शल्य चिकित्सा के पश्चात रोगियों का ध्यान रखना आदि ऐसे क्षेत्र है जहां चिकित्सकों ने मनोवैज्ञानिकों को की आवश्यकता का अनुभव किया है। एक सफल चिकित्सा रोगियों के शरीर एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण का ध्यान रखता है। अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र, सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने मनोवैज्ञानिक से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उसको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने आर्थिक व्यवहारों के सूक्ष्म स्तरों के अध्ययन, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के व्यवहारों को समझने में तथा बचत व्यवहार एवं निर्णय की कला में बड़ा योगदान किया है। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ताओं की भावुकता के प्रवृत्तियों के आधार पर आर्थिक विकास का पूर्व कथन किया है। एच साइमन, डी के नेमन एवं टी सेलिंग जैसे 3 विद्वानों की ऐसी ही समस्याओं पर कार्य करने के कारण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्थशास्त्री का तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व
के उपयोग राजनीतिक द्वंद्वता के स्वरूप एवं उनके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को कम व्यक्त करते हैं। समाजीकरण सामूहिक एवं संग्रह परक व्यवहारों तथा अंतर समूह द्वंद्वों से संबंधित बातें इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर विज्ञान प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा। कंप्यूटर की संरचना उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि में ये बातें देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सके। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। विधि और अपराध शास्त्र एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत एवं ललित कला, कंप्यूटर विधि, अपराध शास्त्र, आयु विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, जनसंचार, वस्तुकला एवं अभियांत्रिक और समाजशास्त्र ये मनोविज्ञान के अंग दिखाए गए हैं। चित्र 1.1 में मनोविज्ञान एवं अन्य शाखाएं। प्रश्न: कोई गवाह एक दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटनाओं को कैसे याद करता है? न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों की कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है? जूरी के निर्णयों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? झूठ एवं पक्षपात के क्या विश्वसनीय लक्षण हैं? किन कारकों के आधार पर किसी अभियुक्त को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाए? किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए का उत्तर देने के लिए आवश्यक होती है। मनोविज्ञान ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल बहुत से मनोविज्ञान ऐसी बातों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेगा। जनसंचार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हमारे जीवन में बहुत सी बेहतर स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। वे हमारे चिंतन, अभिवृत्तियों एवं संवेगों को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। यदि वे हमें निकट लाए तो साथ ही साथ सांस्कृतिक असमानताएं भी कम किए हैं। बच्चों के अभिवृत्ति, निर्माण एवं व्यवहार में संचार साधनों का प्रभाव ऐसा क्षेत्र है जो दोनों विधाओं को साथ रखता है। मनोविज्ञान संचार को अच्छा एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में सहायता करता है। संचार कहानियों को लिखते समय पत्रकार को पाठक की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि अधिकांश कहानियां मानवीय घटनाओं से संबंधित होती हैं, अतः उनके अभिप्रेरकों एवं संवेगों का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि कहानी मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है तो वह अंदर तक छू जाती है। संगीत एवं ललित कला, संगीत एवं मनोवैज्ञानिक का कोई क्षेत्र से मिलन हुआ है? मनोवैज्ञानिकों ने संगीत के उपयोग से कार्य निष्पादन स्तर बढ़ाने का कार्य किया है। संगीत एवं संवेग एक और क्षेत्र हैं जिसमें अनेक अध्ययन किए गए हैं। भारतवर्ष में संगीतज्ञों ने वर्तमान में एक प्रयोग करना प्रारंभ किया है जिसे संगीत चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। इसमें वे रोगों के माध्यम से कतिपय शारीरिक व्याधियों का निदान करना प्रारंभ करते हैं। संगीत चिकित्सा की क्षमता का सिद्ध होना शेष है। वास्तुकला एवं अभियांत्रिक, प्रथम दृष्टि में मनोविज्ञान वास्तुकला एवं अभियांत्रिक के मध्य संबंध ठीक नहीं लगेगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। किसी वास्तुकला से पूछिए, वह अपने ग्राहकों को अपने अविकल्प एवं सौंदर्य शास्त्रीय विवेचना से भौतिक एवं मानसिक संतुष्टि प्रदान कर देगा। सुरक्षा की योजना बनाते समय अभियंताओं को उदाहरण के लिए गलियों एवं राजमार्गों के विषय में
मानवीय आदतों का ध्यान रखना चाहिए। यांत्रिक तकनीकों एवं सजावटों की अभिकल्पना मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत सहायता करता है। संक्षिप्त में मानवीय प्रकारों से संबंधित ज्ञान के विविध क्षेत्रों के चौराहे पर मनोविज्ञान खड़ा मिलता है। कार्यरत मनोविज्ञान आजकल मनोवैज्ञानिक ऐसे अनेक स्थितियों में कार्य करते हैं जहां वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से लोगों को अपने जीवन की समस्याओं का दक्षतापूर्वक सामना करने के लिए विज्ञ बनाते हैं एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन्हें हम प्रायः मानव सेवा क्षेत्र कहते हैं। इनमें दैनिक उपबोधन, सामुदायिक विद्यालय तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान आते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशिष्टता रखते हैं। वे अनेक मानसिक प्रतिक्रियाओं एवं दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबाव के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। वे या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अथवा चिकित्सालयों, मानसिक संस्थाओं अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्य करते हैं। रोगियों की समस्याओं को जानने के लिए वे साक्षात्कार करते हैं एवं मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देते हैं तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपयोग करते हैं। नौकरी पाने के अवसर नैदानिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में लोगों को अधिक आकर्षित किया है। उपबोधन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। इनके रोगियों की समस्या दैनिक मनोवैज्ञानिक की तुलना में कम घातक होती है। एक उपबोधन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रमों अथवा व्यावसायिक चयन में सहायता करने अथवा जीवन की नई एवं जटिल परिस्थितियों में समायोजन के लिए कार्य करता है। उपबोधन मनोवैज्ञानिक पब्लिक एजेंसियों जैसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए कार्य करते हैं। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक प्रायः सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य एजेंसी, प्राइवेट संगठनों तथा राज्य सरकारों के लिए कार्य करते हैं। वे समुदाय एवं उनके संस्थानों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सहायता करते हैं। ग्रामीण परिवेश में वे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। शहरी परिवेश में वे औषधि पुनर्वास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अनेक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक कुछ विशिष्ट समस्याओं पर कार्य करते हैं, जैसे वयोवृद्ध अथवा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोग। विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं की नई दिशा देने तथा मूल्यांकन करने के अलावा समुदाय आधारित पुनर्वास में सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि होती है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक शैक्षिक व्यवस्था में कार्य करते हैं तथा उनकी भूमिका उनके प्रशिक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यालय मनोवैज्ञानिक मात्र मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रशिक्षण के परिणामों की व्याख्या करते हैं तथा छात्रों की समस्याओं में उनकी सहायता करते हैं। वे विद्यालय की नीति निर्धारण में भी सहायता करते हैं। वे अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्रशासकों के मध्य संवाद बढ़ाते हैं तथा छात्रों की शैक्षिक प्रगति के विषय में अध्यापकों एवं अभिभावकों की सूचना प्रदान करते हैं। संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्वहन में आने वाले समस्याओं को समझने में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। वे संगठनों में परामर्श की सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उनकी दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कुछ संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक मानव संसाधन विकास में, जबकि कुछ अन्य संगठनात्मक विकास एवं परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रमों में विशिष्टता अर्जित करते हैं। दिन जीवन में मनोविज्ञान। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट हो चुका है कि मनोविज्ञान मात्र एक विषय के रूप में हमारे मन के उत्सुकताओं को नहीं संतुष्ट करता है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जो अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान करता है। ये समस्याएं
पूर्णतः व्यक्तिगत। उदाहरण के लिए किसी लड़की का अपने माता पिता से सामना अथवा किसी माँ को अपने समस्याग्रस्त बच्चों से सामना अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर्ग्रथित। उदाहरण के लिए पारिवारिक सदस्यों में संवाद एवं अंतःक्रिया की कमी अथवा बड़े समूह या सामुदायिक परिवेश में, उदाहरण के लिए आतंकवादी समूह या सामाजिक रूप से एकांतिक कर दिए गए समुदाय होती हैं अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बीमाओं वाली होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, महिला विकास, अंतर समूह संबंध आदि समस्याएं बड़ी होती हैं। इन समस्याओं के समाधान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुधार तथा वैयक्तिक स्तर पर हस्तक्षेप आदि से परिवर्तन लाकर किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं मनोवैज्ञानिक होती हैं तथा उनका उदय हमारे अस्वस्थ चिंतन, लोगों तथा स्व के प्रति ऋणात्मक वृत्ति तथा व्यवहार की अवांछित शैली के कारण होता है। इन समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन समस्याओं की गहराई से समझने तथा उसके प्रभावी समाधान को खोजने में सहायता करता है। जीवन की समस्याओं के निदान में मनोवैज्ञानिक के विभव को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस संबंध में संचार साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों, किशोरों, वयस्कों तथा वयोवृद्ध लोगों की समस्याओं के संबंध में दूरदर्शन पर एवं मनोचिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली सलाह आप देखते होंगे। आप उन्हें सामाजिक परिवर्तन तथा विकास, संख्या, गरीबी, तिक्तक एवं अंतर सामूहिक हिंसा तथा पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित केंद्रीय सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए भी देखते होंगे। बहुत से मनोवैज्ञानिक लोगों के गुणात्मक रूप से अच्छे जीवन के लिए हस्तक्षेपी कार्यक्रमों की अभिकल्पना एवं संचालन में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसीलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों को हम विविध परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योगों, कामगारों, कारागारों, व्यावसायिकों, संगठनों, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा प्राइवेट प्रैक्टिस में परामर्शदाताओं के रूप में, जहां वे लोगों की अपनी क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। दूसरों के लिए समाज सेवा प्रदान करने में सहायता के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से आपके दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए सार्थक होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं विधियां जो आप इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, उसका उपयोग दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वयं के विश्लेषण एवं समझने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने विषय में सोचते नहीं हैं, परंतु प्रायः हम लोगों में कुछ लोग अपने विषय में बहुत ऊंचा सोचते हैं तथा कोई विचार या सूचना जो हमारे विषय में अपने मत का विरोध करती है, उसे हम नकार देते हैं क्योंकि हम रक्षात्मक व्यवहार में लग जाते हैं। कुछ अन्य दशाओं में लोग अपने आदतें सीख लेते हैं जो उन्हें स्वयं नीचे ले जाती है। दोनों ही दशाएं हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमें अपने विषय में सकारात्मक तथा संतुलित समझ रखनी चाहिए। आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग सकारात्मक ढंग से करना चाहिए, जिसके आप अपने अधिगम एवं स्मृति में सुधार के लिए कुछ अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित कर सकें तथा व्यक्तिगत एवं अंतर्वैयक्तिक समस्याओं का निर्णय लेने की उपयुक्त युक्तियों द्वारा समाधान कर संकेत। इसको आप परीक्षा के दबाव को भी कम अथवा समाप्त करने में सहायक पाएंगे। इस प्रकार मनोविज्ञान का ज्ञान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत उपयोगी है तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। प्रमुख पद व्यवहारवाद, संज्ञान, संज्ञानात्मक उपागम, चेतना, निर्मितवाद, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मानवतावादी उपागम, अंतर्निरीक्षण तांत्रिका मनोविज्ञान, शारीरिक क्रिया मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, समाजशास्त्र, उद्दीपक संरचनावाद। सारांश: मनोविज्ञान आधुनिक विद्या शाखा
है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव तथा लोगों के व्यवहार की जटिलता की को विविधता संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। इसे प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। मनोविज्ञान विचारधाराओं के प्रमुख संप्रदाय संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट स्कूल मनोविश्लेषण, मानवतावादी मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। समसामयिक मनोविज्ञान बहुआयामी है क्योंकि इसको बहुत से उपागमों अथवा बहुविधि विचारों द्वारा जाना जाता है जो विभिन्न स्तरों पर व्यवहार की व्याख्या करता है। ये उपागम पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। प्रत्येक उपागम मानव प्रकार्य की जटिलताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान प्रकार्यों के लिए संज्ञानात्मक उपागम चिंतन प्रक्रियाओं को केंद्रीय महत्व मानता है। मानवतावादी उपागम के अनुसार मानव प्रकार्य विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा तथा मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है। आज मानव वैज्ञानिक बहुत से विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिनके अपने सिद्धांत एवं विधियां होती हैं। वे सिद्धांत के निर्माण का प्रयास तथा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक एवं विद्यालय मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान। आजकल वास्तविकता की अच्छी समझ के लिए बहु अंत विषयक पहल की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसमें विद्या शाखाओं में आपसी सहयोग का उदय हुआ है। मनोविज्ञान की रुचि सामाजिक विज्ञान में परस्पर रूप से व्याप्त है। जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, जैव विज्ञान जैसे तंत्रिका विज्ञान, शारीरिक क्रियात्मक आयुर्विज्ञान, संचार एवं संगीत एवं ललित कला। ऐसे प्रयासों से फलदायी अनुसंधानों का अनुप्रयोग को बढ़ावा मिला है। मनोविज्ञान मात्र ऐसा विद्या शाखा नहीं है जो केवल मानव व्यवहार के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान को विकास करती है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाधान करती है। मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों में विविध क्रियाओं की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान, सैन्य एवं सरकार प्रतिष्ठान। इनमें बहुत